नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। आज बात होगी एमपी में स्मार्ट टूरिज्म के सफर। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई नवाचार हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है मध्य प्रदेश में तेजी के साथ पर्यटन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो। मध्य प्रदेश में इंदौर एक ऐसा अंचल है जहां पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। भविष्य की संभावनाओं को तलाशते हुए उनके खास महत्व रखता है। इसे ध्यान में रखकर इंदौर के ओम सर्किट के लिए इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर यानी पर्यटन सूचना केंद्र और रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऐप बना रहा है, जिसकी शुरुआत इंटर स्टेट बस टर्मिनल से यानी कि ISBT से की जाएगी। यहाँ जाने वाले रास्तों के लिए साइनेज भी लगाए जाएंगे। विभाग को प्रदेश में टूरिज्म इकोसिस्टम बनाने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जिसके तहत ये काम किए जा रहे हैं। इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर ओम सर्किट की तरफ विकसित हो रहे हैं। यहाँ दोनों ज्योतिर्लिंग और शंकराचार्य के आध्यात्मिक केंद्र धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। महेश्वर, मांडू और अन्य केंद्र प्राकृतिक और हेरिटेज पर्यटन की संभावना बढ़ा रहे हैं। टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से उज्जैन, इंदौर इन पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर एक सेंटर लगाएंगे। विभाग इन पर्यटन सूचना केंद्रों के साथ मोबाइल ऐप भी बना रहा है। ये रियल टाइम ऐप होगा। इस पर पूरे अंचल के पर्यटन स्थलों, मंदिर, संग्रहालय, उद्यान, प्राकृतिक झरने और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी रहेगी। होटलों, होम स्टे सेंटर, गेस्ट हाउस और आवास के स्थानीय विकल्प रहेंगे। रेस्टोरेंट आदि की जानकारी भी मिल सकेगी। ट्रेवल्स के लिए परिवहन साधनों को भी इससे जोड़ेंगे, जिससे पर्यटक कर सकेंगे बुकिंग। इसमें एक विशेष फीचर रहेगा जो स्थानीय त्योहारी आयोजन, परंपरागत वस्तुएं, कपड़े और लोक कला की जानकारी देगा। ये यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। आज इसी नवाचार पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि जिस तरह से लगातार पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार काम कर रही है, नए नवाचार कर रही है, उसी दिशा में ये ओम सर्किट तैयार किया जा रहा है। पर्यटन की एडवांस टेक्नोलॉजी से इसे जोड़ा जा रहा है कि जिससे लोगों को जानकारी मिले, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं। ये तमाम सारी चीज़ें एक ऐप के जरिए वहाँ पर मिल सकेंगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं कर्नल बप्पादित्य धर साहब, होम स्टे संचालक हैं। कर्नल साहब, स्वागत करता हूं आपका। जय हिंद। हमारे साथ में हैं CA दीपक गोयल जी, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। दीपक जी, आपको स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। प्रेम जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। जी नमस्ते। मैं सबसे पहले कर्नल बप्पा साहब के पास में आता हूँ। कर्नल बप्पा साहब, अगर जिस तरह से पर्यटन की बात की जाए, लगातार प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आप होम स्टे संचालक हैं। कुछ दिन पहले आपसे भी हमारी चर्चा हुई थी, राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अब जिस तरह से सरकार, भले इंदौर से इसकी शुरुआत हो रही है, ओम सर्किट तैयार किया जा रहा है, क्या इसके जरिए, ओम सर्किट के जरिए मध्य प्रदेश को भारत का नया पर्यटन केंद्र ये बना पाएगा ओम सर्किट, या इसके जरिए किस तरह से कनेक्टिविटी, या इसके जरिए किस तरह से बेहतर पर्यटकों को जानकारी? मेरा आवाज आ रही है? जी। ओके, जय हिंद सबको। एक पर्यावरण प्रेमी और पर्यटन संवर्धक के नजर से इसका 3 मुख्य फायदे हैं। पर्यटन का विकास, वर्चुअल रियलिटी अनुभव, टूरिस्ट फ्रेंडली मोबाइल ऐप जो बना रहे हैं, और धार्मिक और सांस्कृतिक सर्किट को जोड़ना। ये विशेष पहल है और MP गवर्नमेंट जो एक मतलब इसमें मैं बहुत कुछ नजर आ रहा है कि मैं सर्वभारतीय रूप से सारे जगह घुमा हूँ। ये एक विशेष पहल है और ये पथ ब्रेकर है। इसका आर्थिक लाभ तो होगा ही। अभी जैसे नौकरी कम होते जा रहा है, स्थानीय युवाओं का इसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन इसमें एक सरकार को एक स्टेप लेना पड़ेगा। जो लोकल युवा होएगा उसको ही ट्रेनिंग दे करके इसमें जुड़ा जाए। इसमें बाकी जो बड़े व्यवसाय केंद्र है उनको मतलब थोड़ा सा उनके साथ मतलब बताया जाए टोटली, जो स्थानीय युवा को जोड़ा जाए, नॉट एज मतलब व्हाट कॉल कर्मचारी, बट एज द बिजनेस प्रोवाइडर। होटल, होम स्टे, गाइड, कैफे आदि का इसमें बढ़ावा मिलेगा।
हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की बिक्री का बढ़ावा मिलेगा। और संभवतः और एक फायदा जो होगा, पर्यावरणीय फायदे, यदि हरित तरीकों से किया जाए तो कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और बायो टॉयलेट्स के जरिए इको टूरिज्म को बल मिल सकता है। जी इसमें चेतावनी यही है सरकार के तरफ से, जो इको फ्रेंडली निर्माण ही हो, इसमें सारे मिट्टी, पत्थर, बांस जैसे टिकाऊ सामग्री यूज किया जाए। जी और जल और कचरा प्रबंधन तो अनिवार्य है। स्थानीय लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ, भागीदारी सुनिश्चित करें, नेचर ट्रेल्स और इको सर्किट्स को जोड़े, डिजिटल ट्रेनिंग और गाइड साक्षरता कार्यक्रम बहुत ही एक बढ़ावा देगा, क्योंकि इसमें जो टूरिस्ट उधर आएगा, वह कोई भी बस स्टैंड पर जहाँ से शुरुआत हो रहा है, उन लोगों को एक अनुभव मिलेगा वर्चुअल, तो जी उसमें उसका प्रोत्साहन मिलेगा। जी इसका निष्कर्ष यह है, सच्चा पर्यटन वही है जो प्रकृति, संस्कृति और आजीविका तीनों को संरक्षण करे। चलिए, यही मैं बोलना बेहतर चाहता हूं। बात कर्नल बापा साहब आप कर रहे हैं, और मैं दोबारा आपके पास में आऊँगा। सीए दीपक गोयल जी हमारे साथ में हैं। दीपक गोयल जी, जिस तरह से लगातार पर्यटन की हम चर्चा करते हैं, और प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार कर रही है। एक बेहतर वातावरण तो मध्य प्रदेश में पर्यटन का बड़ा ही है, कनेक्टिविटी की चाहे बात करें, चाहे हम रोड्स की हम बात करें, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पर्यटक आता है उसको एक बेहतर जानकारी मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों की मिल सके, खासतौर पर ऐसे पर्यटक स्थल जिसको सरकार डेवलप कर रही है लेकिन उतने वो हाईलाइट्स नहीं हैं। और अब डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, कितना उपयोगी ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म को लेकर होगा? हेलो। दीपक जी। हाँ, जी देखिए, अगर हम वैसे भी देखें तो मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है पूरे इंडिया में, जी और ये एक बहुत ही नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ प्रदेश है। जी बट इशू ये है कि हमारे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लोगों को पता नहीं है कि वहाँ होम स्टे कैसे करना है, पहुँचना कैसे है। जी आप एक एग्जांपल देखें, इंदौर से 65 किलोमीटर कमल की खेती होती है, जी लोटस वैली है, बहुत सुंदर स्पॉट है, जी लेकिन कितने लोग विजिट करते हैं और कितने लोगों को पता है? ओमकारेश्वर है, इंदौर है, डिफरेंट हिस्टोरिकल मंदिर्स हैं। जी तो गवर्नमेंट का ये स्टेप है, अगर हमारे यहाँ के टूरिस्ट जो कि फॉरेन जाते हैं वो हमारी हेरिटेज को देखने आए, जी तो वो ये एक वेलकम स्टेप है। बस टूरिस्ट को चाहिए क्या होता है, जो आदमी साउथ से आ रहा है या बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ से आ रहा है, उसको ये चाहिए कि क्या चीज देखनी है, वहाँ स्टेइंग कैसे होगी, व्हीकल फैसिलिटी क्या होगी, खाने को कैसे मिलेगा। ये सारी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो आदमी, यानी मोदी जी का भी विजन वही है कि पहले आप इंडिया विजिट तो करो फॉरेन जाने की जगह। जी तो आदमी फॉरेन जाने की जगह इंडिया में, हम देखते हैं कि आसपास की चीजें लोगों की देखी नहीं होती, लेकिन फॉरेन घूम आते हैं, जी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, लेकिन जी देखते हैं कि हमारे यहाँ उतना नहीं है। जी तो ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की दिशा में एक कदम है। जी तो चल दैट कि लोग, हेलो, जी 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 दीपक जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो अगर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड होगा, जी लोगों को पता होगा इतने सुंदर स्पॉट्स हैं, रातापानी सेंचुरी है, यहाँ पे रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व, आप वो सारी चीजें आप मानिए ना कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को रहने का पता होगा, उसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाए, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए। इससे हमारा इंटरनल जो इंडियन टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा और बाहर से भी लोग घूमने आएंगे। चलिए, बेहतर बात दीपक जी आप कह रहे हैं कि बाहर से भी लोग यहाँ घूमने आएंगे। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, टूरिस्ट की हम बात करें, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, चूँकि शुरुआत नए नवाचार की, इस नए नवाचार के, हालांकि पर्यटन के क्षेत्र में तमाम सारे नवाचार पूरे मध्य प्रदेश में सरकार कर रही है, लेकिन इस नवाचार की अगर हम बात करें तो इंदौर से इसकी शुरुआत हो रही है। खासतौर पर फोकस वही अंचल है, चाहे हम उज्जैन की बात कर लें, चाहे हम ओंकारेश्वर की बात कर लें, वहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस है चाहे हम उनकी बात कर लें। किस रूप में देखते हैं इस ओम सर्किट को, कितना हेल्पफुल होगा पर्यटकों के लिए, और क्या माना जाए कि एक एडवांस जो टूरिज्म है उसको जोड़ने की दिशा में ये बड़ा कदम है? डॉक्टर प्रेम व्यास जी।
हेलो हेलो, हाँ राजेश जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, डॉक्टर रमेश जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा है, नहीं तो जी मैं दोबारा। सवाल सुन जी 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 सुन लिया था। मैं बता देता हूँ आपको। जी देखिए, जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब नेतृत्व संभाला था भारत का, जी उसके बाद में आप देखेंगे तो वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनता जा रहा है भारत। जी उस समय के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो काशी विश्वनाथ 17 करोड़ लोग, 45% टूरिस्ट। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें लगभग 21% स्पिरिचुअल टूरिस्ट के लिए जो लोग आते हैं वो भारत में आ रहे हैं। जी तो मुझे लगता है वहाँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, जी उन्होंने स्वयं कई सारे विकास कार्य मध्य प्रदेश में करे। चाहे आप उज्जैन की बात करेंगे, चाहे उससे पूर्व में जो योजना आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान लाए थे, उनको सतत रूप से आगे बढ़ाए। आज अगर ओमकारेश्वर की बात करते हैं तो वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी है, वहां से विकास भी निकल रहा है, और अगर सोलर फ्लोटिंग वाटर प्लांट बनाया तो उससे भी बिजली निर्मित हो रही है। तो दोनों तरफ कार्य कर रहे हैं, और कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी पर्यटन पर निर्भर करती है। वैसे ही अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर पिछली तुलना में बात करेंगे, 2.25 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। हमने ऐसा वातावरण निर्मित करा है, चाहे वो होम स्टे को लेकर हो, चाहे एक सकारात्मक माहौल मध्य प्रदेश का बनाने की बात हो, तो जी निश्चित रूप से उस ओर हम आगे बढ़े। और कई सारे ऐसे आंकड़े हैं। अपन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए बात करेंगे तो लगभग 11.5 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे थे। और जो लोग राम मंदिर को जो है इवेंट बताने की बात कर रहे थे, वहां पर 4 करोड़ लोग आए, और लगभग 395 करोड़ रुपए का टैक्स राम मंदिर अकेले देता है, जी जिसमें से लगभग 290 करोड़ रुपए जीएसटी का देता है। तो मुझे लगता है इकोनॉमी बूस्ट करती है वैश्विक धरा पर, जिस तरह से आध्यात्मिक केंद्र है उसके आसपास। तो आज जरूरत है कि हम प्रदेश में जो संभावना है उसको विश्व के पटल पर लेके जाए, और इसीलिए आदरणीय मंत्री जी पिछली कई बार से वैश्विक दौरे पर रहे, और विकास को लेकर वैश्विक दौरे पर रहे। खजुराहो की बात करेंगे तो 33,000 विदेशी पर्यटक आए थे। अब अगर विदेशी पर्यटक किसी पर्टिकुलर स्थान पर आते हैं तो वहां की इकोनॉमी तो बूस्ट होती है, वैश्विक धरा पे उस जगह का महत्व भी जाता है। तो हमारे दोनों जो बातें जो हम करके चलते हैं कि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास, इस दोनों से, इन दोनों जो हमारी बातें हैं इनको बल मिलता है। और मुझे लगता है जिस तरह से भी नवाचारों की नई श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है, और प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का दोहन, प्रदेश में जो पर्यटक स्थल है उसको वैश्विक पटल पर ले जाना, निश्चित रूप से इससे प्रदेश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और प्रदेश का बिल्कुल, नई कीर्तिमान इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और विश्व मानचित्र पर मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है वो भी उभरेगा। एक बार फिर मैं कर्नल बप्पा साहब के पास में आता हूं। कर्नल बप्पा साहब, जिस तरह से इस चर्चा में, चूंकि आज का जो हम विषय लेकर चल रहे हैं टूरिज्म में, यानी कि एडवांस टूरिज्म की जब बात हो रही है, जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, क्या इसके जरिए दो चीज़ें, दो एंगल, कि एक तो कि मध्य प्रदेश विश्व मानचित्र पर अपनी जो विरासत है, चाहे मांडू की हम बात कर लें, महेश्वर की हम बात करें, ओंकारेश्वर की हम बात करें, उज्जैन है, इंदौर के तमाम सारे स्थान हैं, उनको हाईलाइट करने जा रहा है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड देखे, जिसका जिक्र दीपक गोयल साहब ने भी किया, कि वर्ल्ड वाइड अगर टूरिज्म की जब बात आएगी तो मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं उस फलक पे रहे, लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। हालांकि अभी तक अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो उन्होंने कहा खजुराहो या तमाम ऐसे रहे, लेकिन अब जो सरकार की मंशा यही है, इसके जरिए, इस ऐप के जरिए यही है कि छोटे छोटे जो पर्यटन स्थल हैं, भले हम उनको छोटे कह रहे हैं, लेकिन दीपक जी ने कहा, जिस तरह से कई उदाहरण दिए थे, कि वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो इसके पीछे ये भी एक मकसद है। कर्नल बप्पा साहब। यस यस। जी तो मतलब बेसिकली तो आपने जो ऑलरेडी बता ही दिए हैं। जी एंड सच में एक्चुअली मध्य प्रदेश के साथ, मैं जैसे पहले भी आपको बोला था, मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ, बहुत टिकट से। जी मध्य प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं अभी आज के दिन में, गोवा, राजस्थान, ये फॉरेन टूरिस्ट के लिए बहुत फेवरेट जगह है, इवन केरला भी। जी लेकिन मध्य प्रदेश एक बहुत ही, मतलब इसके अंदर जो संभावनाएं हैं, और अभी जो हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में जो कार्य चल रहा है, और इवन लोकल चीफ मिनिस्टर साहब भी जिसमें विशेष रूप से उन्होंने जो उत्साह ले रहे हैं, आई एम 100% श्योर ये जो ऐप स्पेशली किया है, एक नया एक पहल है। इसके ऊपर में किसी ने आई थिंक इस तरीके से नहीं सोचा है। और आपने जो बोला है, जो हमारे पास में, जैसे उन्होंने बोल रहे थे कमल उत्पादन केंद्र है, ऐसे बहुत छोटे छोटे जगह है जो
फॉरेन टूरिस्ट के लिए बहुत लोभनीय होगा, खाली उनके लिए नहीं, हमारे जो लोकल टूरिस्ट है, आपको पता नहीं, एक संचालक के रूप से मैं साबरवानी को जैसे मैं आज 4 साल से विकसित किया, और जिस तरीके से मैं देखा हूँ जो लोगों ने उधर आ रहे हैं, स्पेशली कपल्स एंड फैमिली लोग, तो इसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़े जो योगदान है, जो पर्यावरण को उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने आगे बढ़ा रहा है, और हमारे पर्यावरण के ऊपर में जो टूरिज्म है, प्लस हमारे जो धार्मिक जो सड़कों पर जो टूरिज्म है, ये बहुत बढ़ावा मिलेगा। और ये पिछले जो एक दशक से जो चीज हो रहा है, इस पर हम लोग मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से सोच सकते हैं मध्य प्रदेश बहुत बहुत आगे बढ़ेगा, इवन गोवा एवं राजस्थान को भी टक्कर देने के लायक होंगे। चलिए दीपक जी के पास मैं आता हूं। दीपक जी, जिस तरह से कुल मिलाकर बिल्कुल इस पहल या जिस तरफ मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दो चीज़ें हैं कि राजस्व की बात आती है। सरकार जब इस तरह की चीज़ें करती, इस तरह की नवाचार करती है, उसके पीछे मकसद यही होता है कि पर्यटक आएँ, जिससे कि सरकार का जो राजस्व है वो बढ़े, दूसरे रोजगार के जो अवसर बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी केंद्र में है। क्योंकि जब बात निवेश की आ रही है तो उसके पीछे ये भी लॉजिक रहता है कि यहाँ के युवाओं को उसमें रोजगार मिले। और जब पर्यटन की बात आ रही है तो पर्यटन में तमाम सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उनका एक बेहतर तरीके से दोहन हो। क्या इसके जरिए, जिसका आपने भी जिक्र शुरू में किया, कि मध्य प्रदेश के जो और पर्यटक क्षेत्र हैं जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं है, हमने देखा कभी हनुमंतिया की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जब डेवलप किया सरकार ने तो अब हनुमंतिया की भी चर्चा होने लगी। क्या सरकार की ये भी कोशिश, ठीक है आप ऐप बना रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, विदेशी पर्यटक आए, देश के पर्यटक आए, लेकिन ऐसे स्थानों को और डेवलप करने की ज़रूरत है, चिन्हित करके, जिससे कि वो लाइमलाइट में आ सके, प्रचार प्रसार हो, जो अभी तक नहीं आए। दीपक जी। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे बताया, लोटस वैली का बताया आपको। अभी मैं उस दिन एक रील देख रहा था, उसमें आया कि इंदौर के पास एक कोई लोकेशन है जहाँ पे एक टाइप के पत्थर होते हैं और उन पत्थरों से आवाज अलग अलग टाइप की आती है जी। मैंने कहा यार जाएंगे कैसे, तो पता ही नहीं है कैसे जाएंगे। तो आदमी क्या होता है, ड्रॉप कर देता है, पता नहीं कैसा रास्ता होगा, क्या होगा। अगर हम अपने टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे से करेंगे और हम अगर ये बता पाते हैं कि 65 किलोमीटर है, तो देखिए अगर कोई आदमी केरल से या नॉर्थ से या फॉरेन से आता है तो उसके लिए ये एक हिस्टोरिक चीज है कि भाई अलग अलग पत्थरों से आवाज कैसे आती है अलग अलग। तो वो रुकेगा, इंदौर में रुकेगा अगर होटल में, तो होटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है, खाना खाएगा, एक तो होटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है, प्लस गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में रेवेन्यू मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट से उस वेन्यू पे जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बढ़ेगी, फिर उस एरिया में जो भी वो एक्टिविटी करेगा, कुछ करेगा, जो भी एक्सपेंसेस करेगा, तो उस एरिया के लोकल रेजिडेंट्स की इनकम बढ़ती है। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे कि इंटीरियर्स में आपको लोगों को आप पहुंचा दीजिए, प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि भाई कोई गाइड बनेगा, कोई उस चीज को मेंटेन करेगा, कुछ डेवलपमेंट होगा, तो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आप देखिए वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री केवल टूरिज्म में ही सरवाइव कर रहे हैं जी। और उन कंट्रीज में केवल क्या है, सी बीचेस और कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ तो इतनी नेचुरल ब्यूटी है, इतनी सारी चीजें हैं कि और हिस्टोरिक चीजें हैं कि लोग देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको पता चले। आप एक सांची ले लीजिए, विदिशा में बहुत सारी चीजें हैं अननोन है लोगों को। तो जो हेरिटेज मंदिर हैं या यानी नेचुरल ब्यूटी की साइट्स हैं, हम उनको डेवलप करते हैं तो वहाँ के यानी केवल टूरिज्म ही नहीं बढ़ता, टूरिज्म का रेवेन्यू आता है, वहाँ के लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग साथ साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी क्रिएट होता है इन फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स। तो ये मल्टीपल विन विन पोजीशन होती है सभी लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। दीपक जी बेहतर बात आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रेम व्यास साहब के साथ में आता हूं। जिस तरह से प्रेम व्यास साहब चर्चा इस पूरे मिशन को लेकर हो रही है, दीपक जी ने भी जिक्र किया और कर्नल बप्पा साहब ने भी जिक्र किया कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, होटल्स की हम बात करें, होम स्टेज की हम बात करें, यानी कि यहाँ तक की ऐप में व्यवस्था बनाई जा रही है कि परंपरागत जो वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, जो त्योहार हैं, लोक कला हैं, उनके आयोजन हैं, ये भी उसमें शामिल किए जाएं। क्या इसको माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में देख सकते हैं टूरिज्म में?
ये निश्चित रूप से दोनों तरह का जो मैनेजमेंट है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो। और मैं राजेश जी एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जी। जब प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो कल्चरल डिप्लोमेसी को वहां पर शो करते। लगभग 21 पारंपरिक उपहार ऐसे रहे 2022 में, जिसको सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए जो हमारे भारत में बनते हैं, वो कलात्मक विविधता है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विविधता है, उसको लेकर विदेश में जाते हैं और गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो पिछले साल पिछला जो आंकड़ा आया था 13 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आए थे। अगर माना जाए कि 1 से 2,000 रुपए भी एक पर्यटक अगर इन्वेस्ट करता है प्रदेश में आता है तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बनता है। तो आज प्रदेश की स्थिति हो या आध्यात्मिक और पर्यटक केंद्र, तीनों दृष्टिकोण से हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा की बात हो या जो नदी जोड़ो परियोजनाएं लेकर आए, ताकि विविधताओं को यहाँ पर हम स्थापित कर पाए और जैव विविधताओं को भी स्थापित कर पाए। पर्यावरण को लेकर हमने चिंता करी है और उसको लेकर वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम को लागू करना हो, वृक्षारोपण करना हो, वन क्षेत्र का विस्तार करना हो, ताकि जो प्राकृतिक सुंदरता है वो वैश्विक पटल पर जाए और विश्व के लोग मध्य प्रदेश को आकर के। चलिए, बेहतर बात। सभी मेहमानों ने जिस तरह से अपनी बात रखी, मैं तीनों मेहमानों के यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अब इसी दिशा में डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, ओम सर्किट ऐप की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इसके ज़रिए अब कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश की ब्यूटी को, मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों को और मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को एक ऐप के ज़रिए सामने लाया जाए। वो न केवल देश के लोग दिखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की पहुँचें, जिससे कि वहाँ का जो टूरिस्ट है वो मध्य प्रदेश में आता है तो उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बेहतर होटल्स उसको मिल जाए, बेहतर कनेक्टिविटी उसको मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बेहतर मिल जाए, कब किस तरह के आयोजन किस क्षेत्र में होते हैं वो उसको जानकारी मिल जाए। और इसी दिशा में प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम, जिसकी शुरुआत इंदौर अंचल से। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।